Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. Also, good morning everyone. द हिंदू न्यूज़पेपर 1 जुलाई 2022 को अभी हम एनालाइज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू कवर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो भी आज हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिले. उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, आज है नेशनल डॉक्टर्स डे. आज वो दिन है जहाँ पर हम कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जो कि बॉर्डर पे जाकर हमारी सिक्योरिटी नहीं करते बट इन रियल लाइफ हमारी सिक्योरिटी करते हैं, लाइफ्स को सेव करते हुए नज़र आते हैं. स्पेशली कोविड-19 के अंदर हमने रियलाइज़ किया है कि डॉक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते एंड दे हैव बीन द मेजर सपोर्ट दैट टाइम. तो आज है नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है. तो एक इम्पॉर्टेंट डे है आज एंड इसको बनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर बिधिन चंद्र रॉय टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर ये डे जो है वो हमें देखने को मिलता है. अब देखिए, जो चेन्नई एडिशन है उसके अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली तो उसको हमने ऐड ऑन कर दिया है. तिरुविदाई मरुदूर किप्पा कल्याणा सुंदरम, ठीक है. ये जो इंसान हैं इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ही डिवोटेड हिज लाइफ टू भरतनाट्यम एंड ही वॉज ऑनर्ड विद अकेडमी रत्न, संगीत नाटक अकेडमी फेलो अवार्ड फॉर 2018 इनको मिला है, जो कि एक रेयर ऑनर है जो कि सिर्फ 40 लिविंग मेंबर्स को अभी तक मिल चुका है. ये जो इंसान थे ये बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा कमिटेड थे एंड ये बोलते थे कि यू हैव टू वर्शिप द आर्ट, यू हैव टू बी मैड अबाउट इट, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड इट्स ग्रेटनेस. भरतनाट्यम इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट. ये कहते थे भरतनाट्यम खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इट इज़ मच मोर देन इट इज़ अ आर्ट फॉर्म जिसको हमें वर्शिप करना चाहिए. ही फील्स दैट दिस आर्ट फॉर्म कैन नेवर डाई बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट डिविकम, यानी कि डिवाइननेस. ये कभी मर नहीं सकता ये जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है भरतनाट्यम जो है, क्योंकि इसके अंदर एक डिवाइननेस है. अब इसी से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भरतनाट्यम क्या है. तो भरतनाट्यम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, माना जाता है कि 2000 पुराना है ये एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस है जो कि ओरिजिनेट हुआ इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. भरतनाट्यम इज़ वन अमंग द 8 क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया, ठीक है. उनको हम आगे देख लेंगे कौन कौन से क्लासिकल डांसेज हैं, उनमें से एक है भरतनाट्यम एंड हमें तमिलनाडु से इसका जो ओरिजिन है वो देखने को मिलता है. द ओरिजिन ऑफ द डांस कैन बी ट्रेस टू सेज भरत मुनीस नाट्य शास्त्र, ठीक है. नाट्य शास्त्र हम इसको ट्रेस कर सकते हैं. द अभिनय दर्पण बाय नंदीकेश्वरा एक मेन टेक्स्ट माना जाता है जिसके अंदर टेक्निक्स बताई गई हैं, ग्रामर बताया गया है बॉडी मूवमेंट का जो कि भरतनाट्यम डांस के अंदर होना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि ये जो भरतनाट्यम है द स्टाइल वॉज केप्ट अलाइव बाय द देवदासीज, जो कि यंग गर्ल्स होती थी. दे वर गिफ्टेड बाय देयर पेरेंट्स टू द टेम्पल्स एंड मैरिड टू द गॉड्स, ठीक है. उनकी शादी करवाई जाती थी भगवान जी से, ठीक है. उनके अंदर कहीं ना कहीं ये जो था ये स्टाइल था, ये आर्ट फॉर्म था, ठीक है. तो देवदासीज के बारे में यहाँ हम देख सकते हैं एंड ये था कुछ बैकग्राउंड अबाउट भरतनाट्यम. अब देखिए, इंडियन क्लासिकल डांसेस की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से कथक को हम देख सकते हैं, सत्रिया फ्रॉम असम, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, फिर कथकली एंड देन मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला, ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्लासिकल डांसेस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्टोरल एक है सिंबल जिससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि कौन सा डांस फॉर्म कैसा दिखता है, ठीक है. जैसे मणिपुरी की आप ड्रेस देखोगे बिल्कुल डिफरेंट है एंड कथकली की जो है, ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. चलिए मूव ऑन करते हैं फर्स्ट पेज पर हमें देखने को मिला एकनाथ शिंदे इज़ महाराष्ट्र सीएम, फडणवीस हिज डिप्यूटी. अब महाराष्ट्र के अंदर कल हमने देखा था कि क्या क्या सीन हमें देखने को मिला. एकदम से एकनाथ शिंदे के साथ बहुत सारे एमएलएस चले गए एंड जो प्रेजेंट सरकार थी वो गिर गई एंड यहाँ पर हमें अलग सिनेरियो देखने को मिला. अब कल का दिन इतना ज़्यादा रोमांचक था जितना कि बॉलीवुड मूवीज़ भी नहीं होती. यहाँ पर एकदम से ही जो कंडीशन है वो चेंज हो गई एंड बीजेपी ने भी जो सपोर्ट है वो अपना दे दिया शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे को एंड उनको बना दिया चीफ मिनिस्टर, वेयर जो फडणवीस जी हैं वो बन गए उनके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ठीक है. तो यहाँ पर हमें ये सीन देखने को मिला. तो सेल्फ अवेयरनेस के रूप में आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर क्या सीन चल रहा है. पेज नंबर 1 पे ही हमें एक और आर्टिकल देखने को मिला, गवर्नमेंट कीप्स स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड.
गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि पीपीएफ हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, उसको अनचेंज रखा है फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर. A hike in small saving rate was expected in view of surge in yield on the government bonds to which their return are linked as per the formula. ठीक है, तो हमें देखने को मिल रहा था कि हो सकता है कि हाइक हो, बट ऐसा नहीं है, सरकार ने उसको उतना ही रखा है जितना है. तो ये भी एक मेजर चेंज है जो कि आपको पता होना चाहिए. चलिए मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 2 पर. पेज नंबर 2 पर आया है तिहाड़ इनमेट्स टू गेट स्किल ट्रेनिंग. डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया जी ने थर्सडे को बोला कि हम क्या करेंगे, स्किल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेंगे, ऑल्सो एजुकेशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे तिहाड़ जेल के अंदर इनमेट्स के अंदर. अब ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है कि हमें पीछे एक न्यूज़ देखने को मिली कि तिहाड़ जेल के एक इंसान थे, उन्होंने लॉ का एंट्रेंस क्लियर किया. ठीक है, तो वहाँ पर भी लोग क्या चाहते हैं, हो सकता है कि जिनसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है, उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया, वो पढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए. तो यहाँ के जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो ये ही करना चाह रहे हैं. Our government believes that education is the only way to help people lead a better and more meaningful life. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो इनमेट्स हैं इनको और भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए. अब देखो यहाँ पर ये बोला है, ये कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हैं. एंड इसके पीछे हम देख सकते हैं कि बुनियाद स्कीम के बारे में भी बताया गया है. बुनियाद स्कीम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि दिल्ली सरकार ही लेकर आई थी. एंड इस स्कीम के अंदर जो चिल्ड्रन हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उनको ये कोशिश किया गया कि उनको हेल्प कर सके. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी क्लास में हो, वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे थे टेक्स्ट बुक को या सॉल्व नहीं कर पा रहे बेसिक न्यूमेरिकल्स को, तो उनके ऊपर यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है. एंड समर कैंप्स के थ्रू उनको और भी ज़्यादा बेटर बनाया गया, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करी गई है. तो ये था बुनियाद स्कीम के अंदर. ठीक है, तो बुनियाद स्कीम विच एम टू ब्रिज द लर्निंग गैप ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैज़ विटनेस्ड इन द पास्ट 2 years ड्यू टू COVID-19 विल कंटिन्यू टिल अगस्त 31 ही एडेड. ठीक है, इन्होंने ये भी बोला कि जो बुनियाद स्कीम है वो अगस्त 31 तक चलती रहेगी. एंड कोविड-19 की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई में गैप हो गया है उसको हम क्या करेंगे, ब्रिजिंग कर देंगे. ही ऑल्सो सेड दैट अंडर मिशन बुनियाद the class wise school syllabus will be reduced to create more time and opportunities for students to strengthen their foundational skills. कि skills को बढ़ाने की ज़रूरत है बच्चों की, इसलिए हम क्या करेंगे कि स्कूल का जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चों की स्किल्स पर भी हम ध्यान दे सकें. तो ये हमें एक आर्टिकल देखने को मिला. उसके बाद देखो ये एक आर्टिकल बड़ा ही एक खुशनुमा एक आर्टिकल है. हम पहले देख रहे थे, बहुत बार न्यूज़ में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पिछले कुछ दिनों में, पर कल देखने को मिला कि मॉनसून ने फाइनली हिट किया दिल्ली को एंड बरसात हो गई, खुशी आ गई. ठीक है, तो ये एक था जो कि आपको पता होना चाहिए. ऑल्सो दिल्ली में ही नहीं, मुंबई में भी हमें रेन देखने को मिली. ऑल्सो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो रेन थी वो आई. ठीक है, मॉनसून सीजन का कहीं ना कहीं इनिशिएशन हुआ, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है. एंड ऑल्सो ये बताया जा रहा है IMD के द्वारा कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, ह्यूमिडिटी हाई रहेगी एंड ऑल्सो जो मॉनसून है वो हमें परसिस्टेंट देखने को मिलेगा. चलिए मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. पेज नंबर 3 पर ऑल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज प्लास्टिक कॉस्टलियर. अब देखो क्या हुआ, 19 सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जो हैं, जो जिसके अंदर आ जाते हैं प्लास्टिक कप हो गए, स्पून हो गया, फोक हो गया, नाइफ हो गया, जैसे स्ट्रॉ हो गए, प्लेट हो गए, आपने देखे होंगे वाइट कलर के होते हैं. ठीक है, प्लास्टिक के भी ज़्यादातर हमने देखे हैं. उनको क्या कर दिया, उनको बैन कर दिया है. अब सेवरल ईटरीज को बैन कर दिया. इसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं लोग, ये बोल रहे हैं ग्राउंड लेवल पर कि आपने बैन तो कर दिया पर ऑल्टरनेटिव जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो कैसे हम उनको ले पाएंगे, कैसे हम उनको अडॉप्ट कर पाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है एंड इस आर्टिकल के थ्रू बताई गई है कि अगर कोई बैन आता है तो उसके साथ साथ उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो भी अफोर्डेबल वे में आना चाहिए, जिससे लोग क्या कर सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी ज़्यादा बेटर वे में कर सके. नहीं तो क्या है कि सरकार तो एक्शन ले लेगी पर वो ग्राउंड लेवल पर आ नहीं पाएगा. चलिए पेज नंबर 5 पर हमें देखने को मिला आमिर खुसरो गज़ल गेट्स एन ऑडियो विजुअल ट्रीट. ठीक है, अब ये तो आर्टिकल था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पर्सनैलिटी आमिर खुसरो. अब आमिर खुसरो जो है उनको एपिटोम माना जाता है ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक. ही वॉज अ सूफी म्यूजिशियन, पोएट एंड फिलोसोफर फ्रॉम साउथ एशिया एंड स्पिरिचुअल फॉलोवर थे ये दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया जी के. एंड खुसरो इज समटाइम्स रेफर टू एज इंडियाज
पैरट, ठीक है, इंडियाज पैरट के रूप में इनको माना जाता है। एंड हिज म्यूजिक में बी हर्ड इन नंबर ऑफ दरगाहs थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, दरगाहs में ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि इनका जो म्यूज़िक है वो चलता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। एंड उनको फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। ही इज़ क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग दी सितार, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको इन्होंने इन्वेंट किया। एंड मेकिंग सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ गज़ल, ठीक है, गज़ल को ये लेकर आए। ही इज़ क्रेडिटेड विद इन्फ्यूजिंग पर्शियन एंड अरेबिक इन्फ्लुएंस इनटू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये साउथ एशिया से आए, इन्होंने पर्शियन एंड अरेबिक इन्फ्लुएंस को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर लाने की कोशिश करी। एंड ख्याल, तराना, जेनर ऑफ म्यूज़िक को कहीं ना कहीं ये लेकर आए, ठीक है, उसके क्रिएटर बने। ही रोड द लेजेंडरी लव स्टोरी ऑफ लैला मजनू, ठीक है, लैला मजनू हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, उसको ये लेकर आए। एंड आशिका, ठीक है, उसको ये लेकर आए। ही वॉज अ क्लासिकल पोएट हु सर्व्ड इन द रॉयल कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉर मोर देन 7 रूलर्स, ठीक है, मोर देन 7 रूलर्स के कोर्ट के अंदर ये थे दिल्ली सल्तनत के अंडर। एंड हिज कनेक्शन विद न्यूमरस सुल्तान अलाउड हिम टू ट्रैवल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया। एंड उससे उनको क्या हुआ, लोकल कस्टम्स के बारे में पता चला। एंड वाइड नॉलेज ऑफ म्यूजिकल उनको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चल पाया। एंड म्यूजिकल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़्यादा हो पाया, ठीक है। तो ये था एक बैकग्राउंड अबाउट आमिर खुसरो। पेज नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। फोरम टू स्टार्ट कास्ट सेंसस ड्राइव इन बिहार। बिहार के अंदर 9 सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने कैरी आउट किया है कैंपेन। एंड उससे क्या करेंगे, दे विल गेट अ कास्ट सेंसस डन इन द मोस्ट रैशनल वे विथ पॉपुलेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल। तो वहाँ पर एक कास्ट सेंसस लाने की बात करी जा रही है रैशनल वे में। एंड लोगों की सहायता कहीं ना कहीं सरकार मांग रही है कि सब लोग कॉपरेट करें एंड मिलकर करें। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर यहाँ पर जो कास्ट सेंसस है उसको लेकर आएगी। यहाँ पर एक और आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, डायपर चेंज फैसिलिटी इन मेंस रेस्टरूम। अब ये जो आर्टिकल था ना, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिला, ट्विटर में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि डायपर चेंज फैसिलिटी मेंस रेस्टरूम में भी प्रोवाइड करी जा रही है। अब देखो इससे क्या पता चलता है, ये कहाँ पर देखने को मिला, ये देखने को मिला कैपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब इससे ये पता चल रहा है कि जो बेबी केयर है वो पहले जो माना जाता था कि सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब टाइम चेंज हो रहा है। अब जो मेन हैं, जो फादर्स हैं, उनको भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखकर ये चीज़ें आ रही हैं। तो हम जेंडर न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं आते हुए देख सकते हैं। एंड ऑल्सो जो स्टीरियोटाइप्स हैं जेंडर से रिलेटेड कि फादर को ये काम नहीं करने चाहिए, ये सब मदर के काम हैं, चाइल्ड केयर से रिलेटेड सिर्फ मदर को ही देखना है, तो वो सब जो है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सेटबैक ले रहे हैं। एंड हम देख सकते हैं कि एक आगे एक स्टेप लिया जा रहा है, एक डेवलपमेंटल एक स्टेप लिया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि इस पेज नंबर पे था। मूव ऑन करते हैं एडिटोरियल की तरफ, होम एंड अब्रॉड। हमें पता है G7 की समिट अभी अभी हुई है, उसमें हमें बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने काउंटर पार्ट अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज से मिले हैं। G7 कंट्रीज डिड हैव सम इकोनॉमिक इनिशिएटिव ऑन देयर एजेंडा, जैसे कि $600 बिलियन US लेड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको वो लेकर आने की बात करते हैं। कमिटमेंट ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, फिर फंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी चेंजेस, मिटिगेटिंग इन्फ्लेशन, मैनेजिंग continued global crisis over COVID-19 pandemic. It was clear that most of the deliberations took aim at the twin challenge seen from Russia and China. अब देखो ये सब तो डेवलपमेंट हुई है, हमें देखने को मिला है, PGII हो गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई, रिन्यूएबल एनर्जी चेंजेस के बारे में, कैसे इन्फ्लेशन को मिटिगेट करें, बचाएं, ठीक है, उसके बारे में हुआ। कोविड-19 से रिलेटेड जो ग्लोबल क्राइसिस आया उसके बारे में बात हुई। इसी के साथ साथ ट्विन चैलेंज जो रशिया एंड चाइना दोनों के वजह से देखने को मिल रहा है उसको भी एड्रेस किया गया। अब देखो रशिया की वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर लाइक सीन हुआ उसके वजह से जो पूरा ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो गया। एंड जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सटर्नली भी एज वेल एज इंटरनली भी जो परेशानियां हैं वो झेली हैं। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है। एंड इसलिए जो G7 कंट्रीज़ हैं वो बार बार रीइंस्टेट कर रही हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं एंड वो यूक्रेन को जो भी रिक्वायरमेंट है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर वो प्रोवाइड करेंगी। अब बीजिंग की अगर हम बात करें, चाइना की बात करें, तो जो एक्सपेंसिव मैरीटाइम क्लेम जो चाइना रखता है,
फिर राइट्स का जो वॉयलेशन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अनसस्टेनेबल डेप्ट क्रिएशन जो वो लोअर इनकम कंट्रीज़ में फॉर्म कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के थ्रू, जैसे कि श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने की वजह से अब हम सिचुएशन देख सकते हैं कि क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर। तो ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पर बात करी गई, एक ट्विन चैलेंज के बारे में यहाँ पर बात करी गई। द G7 कंट्रीज इशूड सेपरेट स्टेटमेंट ऑन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन कि हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे एंड जो भी हमारी कैपेसिटी में हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। इन एडिशन G7 एंड स्पेशल इन्विटी पार्टनर कंट्रीज issued a statement on resilient democracies committed to free and fair election कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ कमिटेड हैं, प्रोटेक्ट करेंगे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, ये भी G7 कंट्रीज एज वेल एज जो स्पेशल इन्विटी थी उन्होंने बात करी, उसके बारे में उन्होंने सर्टेन किया। अब यहाँ पर ये हमें मेन क्रक्स देखने को मिला है। अब अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें यहाँ पर, तो इंडिया ने ये कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग कंट्री के रूप में हम हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर कम से कम पड़े। जैसे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके भी जो रेपरकेशन है वो हमारे ऊपर कम से कम पड़े। गवर्नमेंट सॉट टू डिस्टेंस इट सेल्फ फ्रॉम PGI, ये जो US लेकर आया है, इससे कहीं ना कहीं हमने एक दूरी बनाई। ऑल्सो चाइना एंड रशिया की जब बात हो रही थी तब भी हमने ज़्यादा अपने आप को आउटस्टैंड नहीं रखा है, आगे नहीं रखा है, हमने थोड़ा सा पीछे डिप्लोमेटिकली अपने आप को रखने की कोशिश करी है। बट इंडिया हैड ओनली साइंड ऑन द सेटलमेंट ऑन रेजिलियंट डेमोक्रेसीज एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पे हमने कहीं ना कहीं आगे अपना जो मत है वो दिखाया है। एंड अगर रशिया से रिलेटेड बात हो गई एंड चाइना से रिलेटेड बात हो गई तो वी हैव समवेयर स्टेड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मिस्टर मोदी G7 कमिटमेंट विल बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर हिज प्रोनाउंसमेंट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने डेमोक्रेसी के बारे में बात तो कर ली, ठीक है, वहाँ पर इतनी सारी कमिटमेंट तो कर ली, पर अगर हम देश में देखें तो सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। हमारे देश के अंदर कम्युनल सिचुएशन भी ख़राब है एंड हमें कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर भी खतरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करी जा रही है इस आर्टिकल के अंदर। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 9 पे हमें देखने को मिला, शुड एंडोर्सर्स बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम इन एडवर्टाइजिंग। देखो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिफाई किया गाइडलाइंस को फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022। ये जो गाइडलाइन है ये इमीडिएट इफेक्ट से क्या करेंगी, बहुत सारे चेंजेस को ये लेकर आएंगी। एंड देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 है, वो भी कहीं ना कहीं प्रोविजन लगता है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके अंदर भी प्रोविजंस है। CCPA can impose a penalty of up to 10 lakh on manufacturer, advertisers and endorsers for misleading advertisement and a penalty of up to 50 lakh for subsequent contraventions। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिखा गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कि जो CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो फाइन लगा सकती है 10 लाख रुपए तक का मैन्युफैक्चरर पर, एडवर्टाइजर पर, ऑल्सो एंडोर्सर्स पर, अगर वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर आएंगे। एंड 50 लाख तक भी जो पेनल्टी है वो आगे जा सकती है। अब देखो, ये इस चीज़ के ऊपर आया कि कहीं ना कहीं जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को बाद में परेशान कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू। बर्गर हमें देखने को मिलता है ऐसा, पर इन रियलिटी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल को देखते हैं एंड सोचते हैं कि ये कितना हेल्दी है, यहाँ पे टोमेटो है, यहाँ पे चीज़ यूज़ करी गई है, देन वी हैव अ पैटी एंड अच्छा बर्गर बने। बट इन रियलिटी हमें ऐसे ही लाइफ काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिलती है। तो मिसलीडिंग हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर फेयर एंड लवली से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गई थी। एक जो गर्ल है उन्होंने ये बोला था कि क्या कर रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लाने की बात कर रहे हैं एंड लड़कियों के अंदर एक इनसिक्योरिटी ये क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपका जो कलर है वो डस्की है या थोड़ा सा आपका जो कलर है वो फेयर एंड टोन पे नहीं है तो आप ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करी जा रही थी। तो इसको भी कहा गया था कि ये मिसलीडिंग है, इसलिए कहीं ना कहीं फेयर एंड लवली ने बाद में अपना जो नेम है उसको चेंज कर लिया। अब यहीं पर देखो, विमल की जब हम बात होती है तो देख सकते हैं कि बोलो जुमा केसरी, ठीक है, लोग मजाक भी बनाते हैं। पर यहाँ पर देखो मेन इशू ये है कि इतने बड़े बड़े स्टार हैं, अजय देवगन हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये यहाँ पर इनका एडवर्टीजमेंट करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे स्यूडो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इलायची का, पर इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो कुछ और होता है जिसको वो बेच रहे होते हैं, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जा रहा होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो अल्कोहल
कंटेंट होता है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है। निकोटिन का बेसिकली जो कंटेंट होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं इन लोगों को, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ को, पर ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों की जान के ऊपर खतरा हो सकते हैं। तो इस आर्टिकल के थ्रू यही बोला गया है, उनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। ऑल्सो बोला गया है क्या उनको भी रिलायबल माना जाएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होती है या लोगों को उसकी वजह से कोई हेल्थ कंडीशन होती है तो क्या इनको भी फ़ाइन देना होगा, क्या इनको भी पेनल्टी झेलनी होगी? इसके बारे में क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलर आर्टिकल उठाता है। मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, द फ्री फॉल ऑफ द रुपी। अब देखो इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, ऑल टाइम लो हो गया है वो अगेंस्ट US डॉलर, तो यहाँ पर यही बात करी गई है। एंड स्टेडी डिक्लाइन हमें देखने को मिला है इस ईयर में। इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गया है बिलो $600 बिलियन, एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। द ड्रॉप इन इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व इज बिलीव टू बी लार्जली ड्यू टू द स्टेप टेकन बाय RBI, कि RBI ने जो स्टेप लिए हैं टू सपोर्ट रुपी, उसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिल रही है। However, the drop in forest reserve is due to the fall in dollar value of asset held as reserve by the RBI, ठीक है। तो जो अगर हम इंटरनेशनल वे में देखें तो जो सिनेरियो है उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होकर इंडिया के अंदर हमें ये कंडीशन देखने को मिल रही है। RBI पॉलिसी इज़ टू अलाउ द रुपी टू फाइंड इट्स नेचुरल वैल्यू, ठीक है। RBI को क्या करना चाहिए अब कि कहीं ना कहीं रुपी को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी जो नेचुरल वैल्यू है वो वापस आ जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं वर्क करना चाहिए। एंड बाय सेलिंग डॉलर इन द ओपन मार्केट या एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ के थ्रू RBI जो है वो इस कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, यहाँ पर ये बात करी गई है। द वैल्यू ऑफ एनी कंट्री इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ द करेंसी एज वेल एज द सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई पर बेसिकली ये डिपेंडेंट होता है। व्हेन द सप्लाई ऑफ अ करेंसी इंक्रीजेज, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो हमें देखने को मिलता है कि वैल्यू ड्रॉप होती है, वेर एज अगर डिमांड ऑफ अ करेंसी इंक्रीजेज द वैल्यू राइजेज। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया, वाइल द डिमांड फॉर करेंसी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर भी जो डिमांड है करेंसी की वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जो फ्री फॉल हमें रुपी का देखने को मिल रहा है वो किन किन वजहों से हो रहा है। एक वजह नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई भी वजह है, इंटरनेशनल वे में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो भी वजह है, ऑल्सो RBI ने जो इंटरवेंशंस लिए हैं वो भी कहीं ना कहीं वजह है। तो यहाँ पर यही बताया गया, इवन डेवलप्ड मार्केट करेंसी सच एज यूरो, येन, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के थ्रू जा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली हमारी कंट्री इस सिचुएशन में है, बहुत सारी और जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी यही सिचुएशन देखने को मिल रही है। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, विच मेजर्स द गैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, कितना इम्पोर्ट हो रहा है एंड कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बताता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हिट अ 10-year हाई ऑफ 3.3%। तो जो डेफिसिट है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। हायर डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन भी एक बहुत मेजर क्लॉज है जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया के अंदर, एंड इसीलिए शायद ये जो सिचुएशन है वो आई है। तो ओवरऑल इस आर्टिकल के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि इंडिया की जो करेंसी है, हमारी जो रुपी है, वो क्यों डेप्रिसिएट कर रही है डॉलर के अगेंस्ट। इसके बहुत सारे रीज़न है, एक पर्टिकुलर रीज़न कोई है नहीं। बात करते हैं अगले आर्टिकल की जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, पेज नंबर 10 पर ये आया है, रोड सेफ्टी क्वार्टर एंड द रोड अहेड। अब देखो लैंडसेट अपनी स्टडी लेकर आया जिसके अंदर उसने बोला कि रोड सेफ्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताया उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट हैं वो ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से हो जाते हैं, सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से हो जाते हैं, हेलमेट ना पहनने की वजह से, प्रॉपर अपनी स्पीड को ना चेक करने की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें बोली गई हैं। ऑल्सो उन्होंने बाद में ये बताया कि क्या क्या एक्शन लेने चाहिए सरकार को, पेनल्टीज़ को हाई करना चाहिए, उसके बाद लोगों को अवेयर करना चाहिए कि सीट बेल्ट पहनना इंपॉर्टेंट है, हेलमेट पहनना इंपॉर्टेंट है, आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकते, अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर रूप में हमें यही चीज़ देखने को मिली थी। पेज नंबर 12 पर हमें आर्टिकल देखने को मिले 3। पहला था गगनयान क्रू सेफ्टी इज टॉप प्रायोरिटी। इसरो ने कह दिया है कि हम किसी भी हरी में नहीं है कि हम गगनयान को लेकर आए जो कि हमारा मैन्ड मिशन है टू द स्पेस, एंड द चंद्रयान 3 मिशन इन अ हरी एज स्पेस एजेंसी वांट टू इंश्योर ऑल सेफ्टी एस्पेक्ट एंड सिस्टम आर एब्सोल्युटली इन इट्स प्लेस।
अब देखो इसरो ने बोल दिया है कि हम गगनयान एज वेल एज चंद्रयान-3 जो मिशन है उनको हम हरी में लाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है एंड सेफ्टी का हमें ख्याल रखना है। अभी कुछ दिनों पहले सेंसर्स जो हैं, ठीक है, जो कि रॉकेट के अंदर लगते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चाहे हॉल्ट हो जाए, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करी जा रही है। फिर उसके बाद मोडिफाइड PSLV प्लेसेस 3 फॉरेन सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वॉरहाउस लॉन्च द व्हीकल ऑन इट्स 55th मिशन। द PSLV C-53 rose into the sky, painting it with a pencil-shaped plume of smoke before it curved away, इंजेक्टेड 3 सिंगापोरियन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो हमें देखने को मिला कि PSLV C-53 जो है ये 3 सिंगापोरियन सैटेलाइट्स को लेकर गया है, ठीक है, इनटू देयर इंटेंडेड ऑर्बिट्स इन द सेकंड डेडिकेटेड मिशन फॉर द कमेंसमेंट आर्म ऑफ इसरो, ठीक है। अब देखो ये आपको बस पता होना चाहिए कि इंडिया ने ये रिसेंटली किया है, PSLV C-53 ने टेक ऑफ किया है एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमें इसका जो टेक ऑफ है वो देखने को मिला है। एंड वी हैड टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस टू इम्प्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ PSLV सो दैट वी कैन मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कस्टमर्स, ये बोला है इसरो ने। अब देखो क्या हो रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के पास आ रही है और कह रही हैं आप हमारी सैटेलाइट्स को भी कैसे ऊपर ऑर्बिट्स में जहाँ पे भी हम चाहते हैं वहाँ पर भेज दो, क्योंकि हमारा इंडिया के अंदर ये जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि PSLV की जो प्रोडक्शन है उसको हम इम्प्रूव करेंगे और भी बेटर चेंजेस को लेकर आएंगे, जिससे हमारा जो ये स्टैंड हो गया है, ठीक है, हमारी जो रेपुटेशन बन गई है वर्ल्ड के अंदर वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे। फिर उसके बाद इट इज़ वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडियन ओशन रीजन, ये हमें सेपरेट आर्टिकल देखने को मिला। इंडियन जो ओशन रीजन है हैड लेड टू इंटरनेशनल राइवलरीज कॉम्पिटिशन एंड क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन की वजह से हमें राइवलरीज, कंपटीशन, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्रीज़ ये चाह रहे हैं कि उनका क्लेम पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो मैरीटाइम डोमेन है उस पर हमें ध्यान देना होगा। ये हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने कहा है। ही स्टेटेड दैट मैरीटाइम डोमेन वॉज अ मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट एंड अ नेशन कैनॉट यूनिलेटरली डिसाइड इन दी मैरीटाइम डोमेन, ठीक है। हम यूनिलेटरली डिसाइड नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिवली डिसाइड करना होगा। वी एज नेशन हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग होना होगा। एंड स्ट्रॉन्ग होने के लिए सिर्फ टेरिटोरियल बेसिस पर हमें नहीं होना है, हमें सिर्फ लैंड टेरिटोरियल बेसिस पर नहीं होना है, हमें अपने जो कोस्टल एरिया है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो हमें पता है कि कोस्टल एंड जो मैरीटाइम रीजन है उसकी थ्रू क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इंडिया का, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वहाँ पर ध्यान रखें। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई और कंट्री वहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रही है, सिक्योरिटी के ऊपर खतरा लाने की कोशिश कर रही है, तो हम उसको काउंटर कर सकें। चलिए अगला आर्टिकल हमें देखने को मिला पेज नंबर 14 पे, स्टेट टोल्ड टू इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज। ओवर 3.66 crore first doses of COVID-19 vaccines have been administered in 12 to 14 age group according to health ministry report, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि ओवर 3.66 करोड़ हमें फर्स्ट डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन देखने को मिले हैं कि 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको वो प्रोवाइड हो गया है। बट अभी क्या है, अभी हमें और भी ज़्यादा इसको रेस करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन को रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हमें देखने को मिल रहा है कि जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात करी गई है। ऑल्सो बोला गया है कि स्टेट्स को सबसे पहले जो वैक्सीन एक्सपायर होने वाली है उनको पहले यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बाद में क्या हो, वेस्टेज नहीं हो। हमें कोविड-19 में देखने को मिला बहुत सारी जो वैक्सीन थी वो एक्सपायर हो गई, बाद में देखा गया उनको, एंड उसके बाद फिर उनको लगा नहीं सकते तो उनको वेस्ट कर दिया, उनको फेंक दिया गया। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक एक वैक्सीन हमारे लिए बहुत कीमती है इस टाइम पर। कोविड-19 का हमने टाइम देखा है जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम इतने ईजीली नहीं चीज़ों को डील कर सकते, हमें बहुत स्ट्रिक्ट होकर, बहुत सीरियस होकर चीज़ों को देखना होगा। पेज नंबर 14 पर हमें आर्टिकल देखने को मिलता है, कंसर्न ओवर द शॉर्टेज ऑफ लेप्रेसी ड्रग इन प्राइवेट सेक्टर। देखो इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि एक शॉर्टेज देखने को मिल रही है
क्लोफेजिमाइन, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ड्रग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ किया जाता है लेप्रेसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कमी बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसी के रिगार्डिंग आया है, बताया जा रहा है ये जो पर्टिकुलर ये जो ड्रग है इट इज़ नीडेड नॉट जस्ट फॉर थेरेपी या क्योर ऑफ लेप्रेसी बट ऑल्सो फॉर कंट्रोलिंग एक्यूट एग्जैबरेशन ऑफ दिस डिजीज़। अगर ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशन बढ़ जाती है, तो उस समय पर इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो पेशेंट्स हैं उनकी जान को खतरा है अगर ये ड्रग की शॉर्टेज हो जाएगी। ये जो ड्रग है इट इज़ वन ऑफ द 3 असेंशियल ड्रग इन द मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी, ठीक है, अलॉन्ग विद बायफेमिपिसिन एंड डोपसोन, ठीक है, डैप्सोन, ठीक है। तो ये जो 3 हैं, ये जो पर्टिकुलर हो गया ये वाला एंड राइफेबिसिन एंड डैप्सोन, इन तीनों को मिलाकर क्या किया जाता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाता है मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी के अगेंस्ट, ठीक है। अब ये पूरा जो था ये आर्टिकल था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लेप्रेसी क्या है। तो लेप्रेसी एक डिजीज़ है जिसको हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से हो जाता है एंड ओल्डेस्ट डिजीज़ है ये, कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर हम बहुत पहले से देख रहे हैं एंड चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ में हमें ये भारी मात्रा में देखने को मिलती है। एरिया ऑफ इन्फेक्शन इसका है स्किन, ठीक है, स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे कंडीशन बिगड़ती हुई, फिर उसके बाद नर्व्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमें कंडीशन बिगड़ती हुई नज़र आती है एंड मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है इसका ब्रीदिंग है, बेसिकली एयरबॉर्न ड्रॉपलेट की वजह से एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ये किसी और पर्सन के अंदर जा सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो रेड पैचेस आ जाते हैं स्किन पर, फिर उसके बाद नमनेस हो सकती है आर्म्स में, हैंड में, लेग में, आपको अल्सर जैसा महसूस हो सकता है फीट्स में एंड मसल आपको वीक देखने को मिल सकती है, एक्सेसिव वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लेप्रेसी में हो जाती हैं एंड इसकी वजह से लेटर हमें बहुत भयंकर सिचुएशन देखने को मिल सकती है, डिसेबिलिटी तक क्रिएट हो सकती है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंड डिसफिगरमेंट भी हो सकती है कि आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाए या परमानेंट नर्व डैमेज तक यहाँ पर हो सकता है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिलाई किया जाता है कि लेप्रेसी से जो लोग परेशान हैं उनको कहीं ना कहीं उससे बाहर निकाल दिया जाए। तो ये एक आर्टिकल था पेज नंबर 14 पे। फिर पेज नंबर 15 पे हमें आर्टिकल देखने को मिला, रशिया विड्रॉज फ्रॉम स्नेक आइलैंड, यूक्रेन said it has driven the enemy forces out after a massive artillery and missile assault overnight। देखो हुआ क्या है, रशिया ये कह रही है कि हम कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है हमने ये जेस्टर ऑफ गुड विल के बेसिस पर लिया है एंड वी हैव विड्रॉन फ्रॉम द स्नेक आइलैंड, बट यूक्रेन कह रहा है कि ऐसा नहीं है, हमने इसके लिए मेहनत करी है, मैसिव आर्टिलरी एंड मिसाइल असॉल्ट ओवरनाइट किया है, जिसकी वजह से हमें जो सिचुएशन है वो डिफरेंट देखने को मिली है। Russian forces abandoned the strategic Black Sea outpost of Snake Island on Thursday in a major victory for Ukraine that could loosen the grip of Russia's blockade on Ukrainian ports, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसके बाद मेन चीज़ ये है कि हमें देखने को मिलेगा कि जो ग्रेन के जो एक्सपोर्ट हैं वो यूक्रेन के वापस से रिज्यूम हो जाएंगे एंड फिर से जो यूक्रेनियन की जो इकनॉमी है उसको बेटर हो पाएगा। स्नेक आइलैंड हैज़ हेल्ड द वर्ल्ड्स अटेंशन सिंस रशिया सीज्ड इट, पहला जो दिन था वॉर का उसी में इन्होंने कहीं ना कहीं इसको सीज कर लिया था एंड तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ गया। मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट जो है वो ये है कि यूक्रेनियन ग्रेन जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं फ्रॉम ओडिशा, ठीक है, एंड इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं ये जो एरिया है इसके थ्रू जो यूक्रेन का जो ग्रेन है वो एक्सपोर्ट हो पाएगा, ठीक है, तो बेटर हो पाएगी कंडीशन, बेसिकली यहाँ पर यही बताया जा रहा है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल के अंदर कुछ है नहीं। स्नेक आइलैंड की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लैक सी के अंदर हमें वो देखने को मिलता है। मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। गुड प्रोग्रेस इन टॉक विद श्रीलंका, IMF ने कहा है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने थर्सडे को कहा है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हम आगे लेकर आ रहे हैं श्रीलंका से रिगार्डिंग एंड श्रीलंका को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है IMF, क्योंकि श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस थे एंड उसके थ्रू हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को देखने को मिला एंड जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इतना ज़्यादा भयंकर हो गया है कि श्रीलंका के पास
अब अपना खुद का देखने को मिल रहा है कि जो मेन उनके जो काम चलते थे जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो तक डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो आईएमएफ क्या कह रहा है कि वो क्या करेगा, रिस्टोर करेगा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी को देखेगा, वाइल प्रोटेक्ट भी करेगा पुअर को एंड वल्नरेबल को, एंड सेफगार्ड करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इज स्टिल हेविली रिलायंट ऑन इम्पोर्ट, मोर सो आफ्टर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्रॉप्ड। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है जो कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, एग्रीकल्चर वहाँ पे हो नहीं पा रहा। फिर कंट्रोवर्शियल बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो हमें देखने को मिल गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे और भी ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से श्रीलंका गड्ढे में ज़्यादा चला जा रहा है। तो आईएमएफ जो है वो उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, एंड जो पूरा सिनेरियो है इसको और भी ज़्यादा बेटर वे में समझने की कोशिश कर रहा है। अब देखने को मिलता है हमें पेज नंबर 16 पर एक और आर्टिकल, बैंक्स हैव कैपिटल टू बफर एनी शॉक। इंडियाज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास सफिशिएंट कैपिटल है बफर के रूप में कि वो किसी भी शॉक को झेल सकें। ठीक है, ये इसके अंदर बताया, जैसे कि पैंडेमिक आ गया एकदम से, तो ऐसा टाइप का अगर शॉक आ जाएगा तो भी हमारी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जो हमारी एनबीएफसीज हैं वो इससे बाहर निकल जाएंगी। ये किसने बताया, ये आरबीआई ने कहा है अपनी बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के थ्रू, जो कि थर्सडे को हमें आती हुई नज़र आई। ठीक है, तो वो वेल कैपिटलाइज्ड हैं, ये उन्होंने बोला है। इन्होंने बोला है कि जो रीसेंट सिनेरियो है रशिया यूक्रेन की वजह से जो सिचुएशन देखने को मिली, फिर उसके बाद ऑयल प्राइसेस में हमें डिफरेंस देखने को मिला, फिर ट्रेड में जो चेंजेस आए हैं। ठीक है, ओवरऑल ऑल्सो देखो इंडिया में डोमेस्टिकली जो भी चेंजेस जो चल रहे हैं, डोमेस्टिकली जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, फिर हमें अपना जो रुपी है वो डिप्रिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। इन सब के सिनेरियो में ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो एनबीएफसीज है वो कहीं ना कहीं कैपिटलाइज्ड हैं, तो जो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है कि राहत है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोलैप्स हो जाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक दिक्कत में आ जाएंगे या फिर एनबीएफसी दिक्कत में आ जाएंगे। तो एक पॉजिटिव हमें एक आउटलुक देखने को मिला इस रिपोर्ट के थ्रू। आपको ये याद रखना है, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है ये बाई एनुअल रिपोर्ट है। मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल पे, ऑल्सो द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे। मे कोर सेक्टर आउटपुट राइजेस 2.6 सिक्वेंशुअली। अब देखो इसके अंदर ये बोला गया है कि जो मेन हमारे जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उसमें हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उनके आउटपुट में 18.1% ईयर ऑन ईयर इन में हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिला है विद ऑल द सेक्टर एक्सेप्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अलावा सब में कहीं ना कहीं डबल डिजिट का ग्रोथ था, बट इनके अंदर ये नहीं था। सीमेंट आउटपुट भी अगर हम देखें 26.3% हो गया अगर हम कंपेयर करें मई 2021 से। कोल प्रोडक्शन भी बढ़ गया 25.1% से, फॉलोड बाय फर्टिलाइज़र 22.8%, इलेक्ट्रिसिटी भी 22% से बढ़ गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड स्टील प्रोडक्ट 16% से 15% से रिस्पेक्टफुली। तो हमें क्या देखने को मिला कि हमारे जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। अब देखो 8 कोर सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर नेचुरल गैस, कोल, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये सब आते हैं। एंड इनको कोर सेक्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू इनके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। चलिए, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस वाज ऑल फॉर दिस एनालिसिस। आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी, जितनी भी न्यूज़ थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको हमने कवर कर लिया है। ऑल्सो अगेन हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे एंड ऑल्सो सल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स जो कि हमारे इंडिया के लिए मदद कर रहे हैं, पेशेंट्स के लिए मदद कर रहे हैं एंड दिन रात लगा देते हैं वो किसी और की जान को बचाने के लिए। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।